नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। क्या किसी के लिए यह महज सूचना हो सकती है कि उसे कैंसर है? जाहिर है नहीं। उसका घर परिवार सब इस बीमारी से लड़ने में जूझ जाएंगे। फिर यह महज सूचना या सामान्य ज्ञान का विषय कैसे हो सकता है कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा असमानता वाले देशों में शुमार हो गया है? या महज 10% लोगों के पास देश की 65% संपत्ति जमा हो गई है और नीचे के 50% लोग सिर्फ 6.4% संपत्ति पर गुजारा कर रहे हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 ताजा रिपोर्ट जो आई है उसमें कहा गया है कि मध्य वर्ग भारत में लगातार सिकुड़ रहा है और उसके बीच आत्महत्याओं की दर बढ़ती जा रही है। क्या भारत किसी बड़े झंझावात के मुहाने पर है? इतिहास बताता है कि ऐसी स्थिति में ही दुनिया की तमाम क्रांतियां हुई हैं। और हां, इस बदहाली के दौर में इस देश की सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के खाते में 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए कैसे जमा हो गए? क्या इन सब के बीच कोई रिश्ता है? आइए आज इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले लेकिन यह खबर दिल्ली की ही है। कालका जी की ये बस संसद से 14-15 किलोमीटर दूर ये खबर आई। एक परिवार, 12 दिसंबर की खबर है, एक ही परिवार के 3 लोगों ने आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर ली। ये कपूर परिवार था। मां अनुराधा कपूर 52 वर्ष, बेटा आशीष कपूर 32 और एक वैभव कपूर सिर्फ 27 साल। आमतौर पर जब आप कपूर शब्द या सरनेम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक खाते पीते मध्यवर्ग के एक व्यापारी परिवार की इमेज आती होगी। ये वैसा ही परिवार था। पिता पिछले साल नहीं रहे थे, वे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और अब इन लोगों ने यानी परिवार में जो बाकी बचे लोग थे सुसाइड कर लिया सबने। कारण आर्थिक तंगी। स्थानीय कोर्ट ने 12 दिसंबर यानी जिस दिन इन्होंने आत्महत्या की उस दिन इन्हें अपना घर खाली करने का आदेश दिया था। किराए का घर था, 25,000 रुपए मासिक किराया था जिसे वे कई महीनों से चुका नहीं पा रहे थे। जाहिर है मकान मालिक ने उन्हें बेदखल करने के लिए अदालत का रुख किया क्योंकि वैसे वो खाली नहीं कर रहे थे। शायद उनके पास कोई और दूसरा इंतजाम नहीं था और जिस दिन की मियाद अदालत ने तय की थी उसी दिन इन लोगों ने सुसाइड कर लिया। सोचिए 27 साल का नौजवान, कैसी बेबसी, भविष्य के प्रति कितनी निराशा। मां सिर्फ 52 वर्ष की। इस पूरे परिवार ने, बहुत लोग डिप्रेशन और तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई किराया नहीं दे पा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई आम मसला नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां आय तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा है। यह भारत के उस मध्यवर्ग की कहानी है जो बीते 20 साल पहले अचानक समृद्ध होने की ओर बढ़ा था, लेकिन बीते कुछ सालों में उसकी स्थिति लगातार खराब हो रही है। चूंकि मध्यवर्ग के अंदर प्रतिष्ठा को लेकर या झूठे दिखावे को लेकर थोड़ा ज्यादा एक ललक होती है, तो अक्सर वो कर्ज लेकर अपनी चमक दमक कायम रखना चाहता है, चाहे अंदर अंदर खोखला हो जाए। अब ये कपूर परिवार 25,000 रुपए महीने के किराए के मकान पर रहता था, तो समझ सकते हैं कि कुछ समय पहले तक इस परिवार की कमाई कितनी रही होगी। लेकिन अब बेबसी इतनी कि पूरा परिवार खत्म हो गया। यह कहानी बताती है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 में जो कुछ कहा गया है वो महज आंकड़ा नहीं है, एक भयावह सच्चाई है जिससे मुंह चुराना मौत को दावत देना हो सकता है। तो पहले जानते हैं कि ये इनइक्वालिटी रिपोर्ट यानी असमानता मापने वाली जो रिपोर्ट है वो क्या है, दुनिया के बारे में क्या कहा है और भारत के बारे में इसने क्या कहा है। ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है ये दरअसल वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब एक है, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई, वहां से जारी होती है। इसमें जो इसके एडिटर हैं वो लुकास चांसल हैं जिनकी ये तस्वीर है
और इसके अलावा रिकार्डो गोमेज हैं, रुवाइदा मुशरिफ हैं जिनकी इसमें तस्वीर नहीं है, और ये थॉमस पिकेटी। ये 4 लोगों ने इस तस्वीर को जारी किया है। 10 दिसंबर को ये रिपोर्ट जारी हुई है और इससे पहले 2018 और 2022 में 2 बार ये जारी हो चुकी थी। ये तीसरी बार है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर में बढ़ती भीषण असमानता को लेकर गहरी चिंता जताई गई है और क्या इसके खतरे हो सकते हैं वो भी बताया गया है। वैश्विक स्थिति क्या है असमानता की, ये आप देखें दुनिया में, ये भी काफी भयावह है। इसमें जो शीर्ष पर 10% लोग हैं, टॉप 10%, उनके पास दुनिया का जो कुल संपत्ति या धन है उसका 75% है, और जो नीचे में 2% लोग हैं, माफ करिएगा 50% लोग हैं, वो सिर्फ 2% पर गुजारा करते हैं। आप समझ सकते हैं कि दुनिया में पिछले 10-12 सालों में कितनी चमक दमक आई है, लेकिन ये समृद्ध के जो टापू हैं वो दरअसल अभाव के महासमुद्रों से घिरे हुए हैं। तो ये एक चरम स्थिति है इस समय असमानता की दुनिया में। टॉप 0.001% करीब 60,000 से कम लोग हैं जो बॉटम 50% से 3 गुना अधिक धन रखते हैं। इसमें लिंग असमानता को लेकर भी बात की गई है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में प्रति घंटा 61% कम कमाती हैं। और वैश्विक स्तर का ये आंकड़ा जिन देशों की वजह से इतना खराब है उनमें से एक देश है भारत, क्योंकि जो औसत निकलता है उसमें दुनिया के सारे ही देश हैं। तो भारत का योगदान बहुत ज्यादा है। भारत में असमानता की क्या स्थिति है? जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है 2026 की, इसमें भारत की स्थिति के बारे में गहरी चिंता जाहिर की गई है और तमाम नीतियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है जो उसे लेकर किसी को भी चिंता होनी चाहिए। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि ये जो भारत के सबसे धनी 10% लोग हैं उनके पास भारत की कुल संपत्ति का 65% हिस्सा जमा हो गया है, और जो शीर्ष पर 1% लोग हैं उनके पास 40%, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं 40% सिर्फ 1% लोगों के पास है, और नीचे के जो 50% लोग हैं वो 6.4% पर सीधे सीधे निर्भर हैं, यानी इतना कम है उनके पास। और जिस मिडिल क्लास की बात होती थी वो 40% लोग के पास 28.6% संपत्ति अब बनी हुई है। यह खुद बता रहा है कि मध्यवर्ग सिकुड़ता जा रहा है, मध्यवर्ग से निम्न मध्यवर्ग और निम्न मध्यवर्ग से गरीबी रेखा के आसपास या उसके नीचे बढ़ने की जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है। और इस लिहाज से देखा जाए तो जो मध्यवर्ग का सिकुड़ना है वो भारत की तरक्की के चमकदार पेज के फट जाने जैसा है। जो 10% शीर्ष पर है और 50% जो नीचे हैं उनके बीच का फासला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत की कुल इनकम का लगभग 58% हिस्सा 10% लोग ही कमा रहे हैं, और नीचे के 50% लोग जो कुल आय है उसके महज 15% पर निर्भर है। यूं तो भारत सरकार चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दम भरती है। मीडिया के तमाम एंकरानियां लगातार इसका ढोल पीटते रहते हैं, लेकिन अगर आप प्रति व्यक्ति आय को देखें तो पाएंगे कि भारत काफी पीछे छूट गया है। वो भी नॉमिनल जीडीपी में नहीं, जो बहुत कम हो जाती है। हम यहाँ पीपीपी की बात कर रहे हैं, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी या क्रय शक्ति क्षमता। जो तस्वीर आती है वो देखिए, अमेरिका में जो प्रति व्यक्ति आय है डॉलर में ये 69,603 ये है, और जो जर्मनी है वहां 59,423 डॉलर है। यूके यूनाइटेड किंगडम 53,028 डॉलर है। जापान 45,082 डॉलर है। चीन 21,552 और भारत 9,095 डॉलर। तो अगर आप यहां देखें तो जिसको हम पीछे छोड़ना कहते हैं, जापान या यूके,
वो हमसे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ज्यादा वहां की प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भारत दरअसल बांग्लादेश के बराबर है पीपीपी के लिहाज से, और नामीबिया जैसे देशों से पीछे। यानी जीडीपी के लिहाज से चौथी या तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहने के पीछे दरअसल हमारी आबादी की विशालता है। 1 अरब 40 करोड़ लोगों के एक दिन के खाने का खर्च ही कुछ छोटे मोटे देशों की कुल जीडीपी से ज्यादा हो सकता है। किसी देश की तरक्की और खुशहाली को नापने के लिए उस देश के लोगों की आय और असमानता की स्थिति देखी जानी चाहिए। बहरहाल भारत के बारे में ये चिंताजनक खबरें जरूर हैं, लेकिन बीजेपी के पास खुशी की वजह आ गई है। बीजेपी के खाते में इतना पैसा आ गया है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। आज तक किसी पार्टी के खाते में इतना पैसा जमा नहीं हुआ जितना बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जमा कर लिया। एक गरीब देश में इतनी अमीर पार्टी का होना अविश्वसनीय लगता है, लेकिन सच क्या है? इस समय बीजेपी के खाते में 10,107 करोड़ रुपया है। यह सारा व्हाइट बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से आपको बताया जा रहा है। राजनीति में व्हाइट कितना होता है, ब्लैक कितना होता है, यह शायद आप हमसे ज्यादा जानते होंगे। 11 दिसंबर को कांग्रेस सांसद अजय माकन ने राज्यसभा में एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि 2004 से 2024 के बीच बीजेपी और कांग्रेस की आर्थिक क्षमता में भारी असमानता पैदा हो गई है। उनके अनुसार 2004 में जो बीजेपी का बैंक बैलेंस था वो कितना था? 88 करोड़, 87.96 करोड़, जो अब 10,107.2 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं जो कांग्रेस का बैंक बैलेंस था वो 38.48 करोड़ था, जो अब 133.97 करोड़ ही है। इसको आप ऐसे समझें, 2004 में कांग्रेस के पास थे 38 करोड़ और बीजेपी के पास 88 करोड़ रुपए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी और कांग्रेस की सरकार आई थी। 2009 में कांग्रेस के पास 221 करोड़ रुपए आए और बीजेपी के पास 150 करोड़ थे। विपक्ष और पक्ष में इतना फर्क शायद हो सकता है। 2014 में कांग्रेस 390 करोड़ और बीजेपी 295 करोड़। जाहिर है उस समय भी कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन बीजेपी बहुत पीछे नहीं थी। अब जरा 2019 देखिए, कांग्रेस के पास 315 करोड़ और बीजेपी के पास 3,562 करोड़। सिर्फ 5 सालों में बीजेपी 295 करोड़ से बढ़कर 3,562 करोड़ हो गई और 2024 में कांग्रेस के पास महज 133 करोड़ और बीजेपी के पास 10,107 करोड़। यानी सत्ताधारी दल के पास मुख्य विपक्षी दल से करीब 76 गुना ज्यादा पैसा। यह असमानता किसी भी लोकतंत्र के लिए घातक है। मोदी सरकार पर आरोप है कि यह स्थिति जानबूझकर पैदा की गई है। राज्यसभा में अजय माकन ने कहा था कि 2024 के चुनाव की घोषणा 16 मार्च को हुई, लेकिन एक माह पहले 13 फरवरी को कांग्रेस के खाते सील कर दिए गए। आयोग ने भी कोई जवाब नहीं दिया और आयकर विभाग ने कांग्रेस को 210 करोड़ रुपए का नोटिस दिया। और अजय माकन कहते हैं कि कांग्रेस के बैंक खाते से 133 करोड़ रुपए आयकर वालों ने खुद काट लिए और तब जाके 23 मार्च को उनके खाते खुले और जाहिर है उनके पास महज अब जाकर 1 साल बाद अभी सिर्फ 133 करोड़। यानी जनता भी गरीब, विपक्षी दल भी गरीब और सत्ताधारी दल मालामाल। हालांकि इस बीच देश भी रिकॉर्ड रूप से कर्जदार हुआ। उसकी स्थिति देखिए, 2014 में केंद्र सरकार पर जो कुल विदेशी कर्ज, जिसे हम भारत पर कर्ज कहेंगे, वो कितना था? 58.6 लाख करोड़। यानी उसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, नेहरू जी से लेकर शास्त्री जी, इंदिरा जी, मोरारजी देसाई, इंद्र कुमार गुजराल हो, राजीव गांधी हो या फिर देवगौड़ा हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, सब ने मिलकर जो कर्जा लिया था वो सिर्फ इतना हुआ था 58.6 लाख करोड़। लेकिन मार्च 2025 में, यानी जो वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है, जो कुल कर्ज हो गया 185.11 लाख करोड़, यानी लगभग 4 गुना, थोड़ा सा कम,
लगभग 4 गुना। और 2026 में यह कर्ज बढ़कर 200.16 लाख करोड़ होने का अनुमान है। यानी भारत का हर व्यक्ति 1,32,000 का कर्जदार है। कोई बच्चा पैदा होता है तो वो 1,32,000 रुपए का कर्जदार है। यानी देश का हर व्यक्ति कर्जदार है, देश कर्जदार है। विपक्षी दलों के पास पैसा नहीं है, लेकिन सत्ताधारी दल के खाते में 10,000 करोड़ से ज्यादा जमा हो गए। और सत्ताधारी दल ही क्यों, उसका जो वैचारिक स्रोत है आरएसएस, उसकी आर्थिक तरक्की भी देखने लायक है। ये देखिए, ये नया मुख्यालय आरएसएस का, जगमग मुख्यालय, शानदार अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, त्याग और सादा जीवन के दावों से जुड़ा आरएसएस, चना चबेना खाकर काम करने वाला आरएसएस। और यह मुख्यालय सत्ता आई और यूं बना। 4 एकड़ में फैले इस दफ्तर में 12 मंजिला 3 इमारतें हैं, यानी 3 टावर हैं 12-12 मंजिल के। 150 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। उद्घाटन इसी साल फरवरी में हुआ और ताजा खबर है कि इसकी पार्किंग के लिए एक सदियों पुराने मंदिर को फिलहाल तोड़ा गया है और उस पर काफी विवाद है। आखिर बीजेपी और आरएसएस की तरक्की देश की तरक्की के साथ समानुपातिक क्यों नहीं है? यानी दोनों की तरक्की की दिशा एक ही तरफ क्यों नहीं है, उल्टा क्यों है? तब आप शायद ये भी समझें कि जो दिल्ली में कालका जी में खुदकुशी हुई और यहां जो खाते में 10,107 करोड़ रुपए आए, या फिर ये मुख्यालय बना, इनके बीच कोई रिश्ता है। एक मध्यवर्गीय परिवार जब किराया ना दे पाने के लिए आत्महत्या का मन बना रहा था, तो आरएसएस के 150 करोड़ के मुख्यालय का जश्न बन रहा था। और सत्ताधारी दल के लोग खाते में 10,000 करोड़ की गर्मी के जरिए हर चुनाव जीत लेने का दावा कर रहे थे। इन सब के बीच क्या रिश्ता है, ये बिका हुआ मीडिया आपको नहीं बताएगा। असमानता का अंधड़ आपको घेर रहा है। एक चक्रवात है जो आपके दरवाजे पर है। वजह सोचने और हालात बदलने की, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आज के लिए इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.